जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13, 14 तारीख या फिर 16 से लेके 20 जून के बीच में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6 आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अभी आपके जो 7, 8 और 9 मई को जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आप ये सीरीज एग्जाम तक अटेंड करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन शायद ही इससे बाहर जाए। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया मैंने। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। इस पर सलाल, बगलिहार और दुलस्ती बांध निर्मित हैं। इस नदी का प्राचीन नाम क्या है? अब यहाँ से कितने क्वेश्चन कवर हुए आपके, अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन कवर हुआ कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहोगे चिनाब है। ओके, रिपोर्ट है। फिर आप देखोगे कि सलाल, बगलिहार और दुलस्ती बांध, ये तीनों बांध किस नदी पर निर्मित हैं, तो आप कहोगे चिनाब नदी। फिर आपसे पूछा क्वेश्चन है इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसका जो प्राचीन नाम है मेरे भाई वो है अस्किनी। क्या है मेरे भाई? अस्किनी। वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। परुष्णी रावी का प्राचीन नाम है। अब एक क्वेश्चन आपसे कि शतुद्री किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो यहां पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। एक ही क्वेश्चन के साथ अगर 3-4 क्वेश्चन मिल जाए तो इससे बेस्ट और क्या होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 100% डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अब ध्यान से सुनना, आपको ये चीज तो पता चल चुकी है कि अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल, और ये किससे रिलेटेड है, अकबर से रिलेटेड है। अब अकबर के दोस्तों ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक में दोस्तों अकबर के वंशों के बारे में बताया गया, पूर्वज के बारे में बताया गया। दूसरी में दोस्तों अकबर के जो भी प्रशासन और प्रशासनिक के बारे में बताया गया। और जो तीसरी पुस्तक है मेरे भाई, उसमें अकबर के दोस्तों किसके बारे में बताया गया दोस्तों, बताइए। अकबर के पूर्वज हो गया, ठीक है, शासन प्रशासन हो गया, और जो भी उसने मतलब कि अभियान चलाए थे, दार्शनिक अभियान वगैरह, ये सब तीसरी पुस्तक में बताया गया। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब मेरे भाई ध्यान से सुनना है, यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन कवर हुए कि जो भारत की मानक समय रेखा है मेरे भाई वो कितनी है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है दोस्तों? पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नाम भी पूछता है आपसे, इसीलिए ध्यान से सुनना है। एक तो आपको यूपी टिक करना है, ओके रिपोर्ट है, और दूसरा आपको एमपी टिक करना है, यूपी एमपी। ठीक है, और तीसरा दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ टिक करना है, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और चौथा आपको टिक करना है मेरे भाई छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद ओडिशा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और आपको ध्यान में रखना है ओडिशा। एक और लिख लो मेरे भाई, ओडिशा। ठीक है, ये मैंने नाम आपके सामने लिख दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, पूरा कंटेंट इसी प्रकार से तैयार किया गया, तो लास्ट तक आपको बने रहना है, बिना स्किप के पूरी क्लास अटेंड करनी है मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन शानदार है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल आपको पूछेगा एग्जामिनर, तो याद रखना आर्टिकल 143 आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, इससे 1 घंटे पहले मैंने गणित और रीजनिंग की क्लास अपलोड कर दी है मेरे भाई, जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लेना। सरहुल त्योहार, अब यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन कवर होंगे। सरहुल त्योहार जो मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये कवर हो गया। ठीक है, और ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, एक क्वेश्चन और कवर होगा आपका, वो है मुंडा जनजाति और उराव जनजाति। तो मुंडा और उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और किसके आगमन पर, तो वसंत ऋतु के आगमन पर। ये भी क्वेश्चन कवर हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो आप टिक करोगे मेरे भाई झारखंड राज्य का ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। चापचर कूट जो कि मिजोरम का एक प्रसिद्ध वसंत ऋतु का त्यौहार है, ये किस महीने में मनाया जाता है? यहाँ पर भी क्वेश्चन कवर हुआ है। जो चापचूर कूट त्यौहार है वो मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध है, और ये एक वसंत ऋतु त्यौहार है। और तीसरा पॉइंट, ये किस महीने में, तो ये मार्च महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, एक क्वेश्चन ये कवर हो गया। और चोरी चोरा कांड घटना की वजह से ये आंदोलन वापस लिया गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ कवर हुआ। ठीक है, अब ये चोरी चोरा कांड घटना की वजह से ये आंदोलन वापस लिया, लेकिन कब कब लिया था, और ये कब घटना भी उसी समय हुई थी। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 आपको टिक करना है, गोरखपुर की घटना है। ठीक है मेरे भाई, और ये जो असहयोग आंदोलन है ना मेरे भाई, इसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नेतृत्व
गांधी जी ने किया था। ये पॉइंट आप लोग याद करके रखना, ठीक है। और ये जो घटना हुई थी ना, चोरी चोरा कांड घटना, इसी की वजह से गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? डेंगू बिल्कुल भी नहीं, खसरा बिल्कुल भी नहीं, पीलिया बुखार ये भी नहीं। तो आंसर आएगा ई कोलाई, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से कंटेंट डेली मिले, बेस्ट रिवीजन से बेस्ट रिवीजन रहे और पीडीएफ भी मिले, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। ये चैनल आपके भविष्य के लिए बहुत काम आने वाला है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है? शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? इसका द्रव्यमान होता है 48, ऑप्शन नंबर बी। जल्द ही इसी चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी में आया हुआ है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सेल्यूलोज टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? मेरे भाई, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, बताइए दोस्तों। और उसको किस संशोधन के तहत ऐड किया गया, वो भी अगर आप बता सकें तो बता दीजिए। फिलहाल डी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे इसको दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन ध्यान रखेंगे। अब इस संशोधन से रिलेटेड एक बात और ध्यान रखनी है, इसी संशोधन के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में ऐड किया, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा फैक्ट। बाकी आपको आर्टिकल 44 में तो पता ही है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ हालांकि, ठीक है, यह तो मैं लिखवा चुका हूँ पहले ही। जिन्होंने दोस्तों अभी तक देखो, जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की तब से जिसने भी पढ़ाई करी उसको पता ही ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। आपको रेगुलर पीडीएफ भी मिलेगी, निश्चिंत रहें। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो मेरे भाई, इस प्रक्रिया को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 15वीं हॉकी महिला सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है? शानदार प्रश्न है। तो ये चैंपियनशिप जीती है झारखंड ने, ऑप्शन नंबर बी। 25th आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, करंट अफेयर आपको 2025 की लास्ट 6 मंथ की अच्छे से पढ़नी है, और अभी ये जो 2026 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक अच्छे से पढ़ लेना करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसका आंसर बताएं, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा नितांशी गोयल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। मेहरौली लौह स्तंभ लेख का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था? ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। देखो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया भी है। फिलहाल आपको चंद्रगुप्त द्वितीय टिक कर लेना है। इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य, ठीक है। यहाँ से और क्या पूछेगा क्वेश्चन, एग्जामिनर ध्यान से सुनो। हुणों के आक्रमण इसी के समय हुए थे, इसी ने रोका था हुणों के आक्रमण को। हुणों के आक्रमण एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताइए दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, लिच्छवी देहित्र कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान से सुनना, अकबर की सेना का बात हो रहा है नाम, ठीक है, अकबर की सेना, ध्यान रखना। लेकिन 23 जून 1576 आपको डेट याद ही होगी। लेकिन अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था मेरे भाई, वो मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह ने। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। औरंगजेब द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जब औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था वो 1679 में लगाया था मेरे भाई। इसका मेन पर्पस क्या था भाई, क्यों लगाया था इसने पुनः? तो सही जवाब आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन में आ जाएगा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, ये उसका मेन पर्पस था, ठीक है। फिलहाल बढ़ेंगे मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। आपको ये तो पता चल ही गया कि पुनः जजिया कर किसके द्वारा लगाया था? औरंगजेब के द्वारा, वो भी 1679 में, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए, बिंबिसार निम्न राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बताइए। एक हिंट दूं क्या? उस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। चलिए अब तो आंसर दे दीजिए। तो वो पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पिताओं की हत्या करके राजा बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे को तैसा मिलता है, ऐसा सीन है इस वाले वंश में, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, भारत में दोस्तों सबसे लंबा शासनकाल इसी का रहा था। और ये दोस्तों, ये वो राजा है जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह की सहायता ले रहा था, है ना,
जिस साम्राज्य को मतलब जिस क्षेत्र को जीत नहीं पाता था तो वहाँ पे वैवाहिक संबंध बिठा के जीत लेता था। ठीक है मेरे भाई, तो ये वही राजा है। यहाँ पर आपको हर्यक वंश टिक करना है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध जनपद, और उस पर दोस्तों सबसे पहला वंश था वो था हर्यक वंश। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, लोकप्रिय लोक नृत्य लावणी जो कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, इनमें इस मतलब कि लोक नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों ढोलक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखोगे। अब यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ है, कौन सा कवर है कि जो लावणी लोक नृत्य मेरे भाई वो महाराष्ट्र का फेमस है, ये क्वेश्चन कवर हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें इस लोक नृत्य में ढोलक बजाया जाता है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक किस शैली की प्रवर्तक थी? शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। ये ठुमरी शैली की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन 21। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 22 बताइए, द क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? द क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो आप हो गए दार्जिलिंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? अब औरंगजेब से रिलेटेड दोस्तों सबसे पहले इसके अदर नेम याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। आलमगीर इन्हीं को कहा जाता है, आलमगीर इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम सही से, आलमगीर। आलमगीर इसी को क्या कहा जाता है? आलमगीर। इसी की जो नीतियाँ थी उसको, उसकी वजह से इसको और क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। इसी को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। ये दो नाम बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लेना। औरंगजेब और दारा शिकोह जो इसका भाई था, इसके बीच में एक युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध मेरे भाई। ठीक है, दोनों दोस्तों किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, शाहजहां को इसने बंदी भी बनाया था। तो दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई थी मेरे भाई, इसकी यहाँ पे मैं एरो लेकर जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। और यहीं से दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? अहमदनगर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये बताइए, सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है? जो सैंडल पीक है ये सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों उत्तरी अंडमान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, FIU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? FIU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल 12 पदक जीते। अब एग्जामिनर और क्या डीप में पूछ सकता है, ध्यान से सुनना है। इसमें से दोस्तों 5 रजत पदक थे। कितने? 5 रजत पदक थे और 5 कांस्य पदक थे। मतलब ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल 5-5 थे। ठीक है मेरे भाई, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल 5-5 थे, और जो 2 थे वो कौन थे? गोल्ड मेडल थे। ठीक है, स्वर्ण पदक। तो ये चीज़ भी आप अगर अच्छे से याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? चलिए बताइए। शानदार प्रश्न एक बार फिर से मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आता हुआ। तो यहाँ पर किसने बाजी मारी है? इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, तो आप लोगों ने इजीली बता लिया होगा। हमारे प्यारे से भारत ने बाजी मारी है भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल में ही किस वरिष्ठ IPS अधिकार को ITBP यानी कि भारत तिब्बत पुलिस सीमा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? शानदार प्रश्न है, बताएंगे सही जवाब। तो यहाँ पे प्रवीण कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे लाल कृष्ण अडवाणी साहब हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन, आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से अगर आपको आता है पहले से ही। तो सही जवाब आएगा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, अब ये हवा महल है कहाँ पर दोस्तों? ये जयपुर में है मेरे भाई। जंतर मंतर भी जयपुर में ही है, राजस्थान का जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? अब ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता लोगे, बताइए दोस्तों। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछ लूँ वास्तविक संस्थापक कौन थे? चलिए मुझे यहाँ पर वास्तविक संस्थापक का नाम भी बताइएगा। वास्तविक संस्थापक। ठीक है, हालांकि वास्तविक की थोड़ा मैंने रॉन्ग लिख दिया, इस पर ना जाएं, बस आप ये देखें कि वास्तविक संस्थापक है कौन। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो आंसर आएगा, मैं एरो करके बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है नाम ऑलरेडी, गुलाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का। ठीक है, क्यों है? क्योंकि किसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई थी। इसीलिए दोस्तों ये गुलाम वंश का संस्थापक है। लेकिन वास्तविक मैंने आपको नाम बता दिया दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को दोस्तों लाल बख्श कहा जाता है, लाल बख्श।
इसी को दोस्तों लाल बख्श कहा जाता है, इसी को दोस्तों पील बख्श कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है। इसी ने दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था संस्कृत विश्वविद्यालय की जगह। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन के अंदर तैयार किया था गौरी के कहने पर, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और दोस्तों इसी ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन पूर्ण करवाया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो दरबारी कवि था वो हसन निज़ामी था। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल चित्रकला अपने स्वर्ण युग में सब किसके शासनकाल में मतलब चरम सीमा पर थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए, तो यहाँ पे जहांगीर आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अब एक फैक्ट आया, निपटा देते फटाफट से। शाहजहाँ के निर्माण कर, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, शाहजहाँ ने दिल्ली का किला बनवाया, लाल किला बनवाया, शाहजहाँ ने जामा मस्जिद और मोती मस्जिद बनवाई जो आगरा और लाहौर में है, शाहजहाँ ने दोस्तों शालीमार बाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और मयूर सिंहासन भी बनाया दोस्तों, जो जिसे कौन लूट कर लेके गया था दोस्तों? नादिर अली शाह, है ना, ये लूट कर लेके गया था मयूर सिंहासन को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते थे अकबर के निर्माण कार्य। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई दोस्तों 1575 में दोस्तों, गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में, ठीक है मेरे भाई। उसको राजधानी भी बनाई थी, और इसी फतेहपुर सीकरी में दोस्तों, इसी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक भी मिस मत करना, सारे रट लो अभी के अभी। अकबर ने ही आगरे का किला बनवाया था, अकबर ने लाहौर और इलाहाबाद का किला बनवाया था, और अकबर ने ही दोस्तों बुलंद दरवाजा बनाया था दोस्तों। ये सारे फैक्ट अकबर के हैं, याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके निर्माण कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का सबसे निकटतम बिंदु मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? शानदार प्रश्न है, तो सही जवाब आ जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। जिसके 2 युद्ध हुए थे दोस्तों हुमायूं से, एक चौसा का युद्ध हुआ था, एक बिलग्राम कह लो या कन्नौज का युद्ध कह लो, और दोनों ही युद्ध में मेरे भाई हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था मेरे भाई। और उस युद्ध में, एक युद्ध में तो उसको भागना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा मेरे भाई सासाराम बिहार में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसी को हजरत एक आला कहा जाता है, शेरशाह सूरी को ही मेरे भाई, ठीक है। सूरी वंश की स्थापना की थी 1555 या 56 में, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन 34, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो सुपीरियर झील आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, बताइए एंथ्यूरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो मेरे भाई एंथ्यूरियम फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो ध्यान रखेंगे, ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में कितने दिनों तक मनाया जाता है? आपको ये तो पता चल चुका है कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, लेकिन कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, 4 दिनों तक चलता है दोस्तों, ठीक है। कलिंग महोत्सव किस शास्त्रीय नृत्य शैली से, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये इजी है दोस्तों, कलिंग दोस्तों ओडिशा यानी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। ये दोस्तों तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कथक दोस्तों यूपी का एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लास डेली अटेंड करना है मेरे साथ दोस्तों, एक भी दिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक भी दिन मिस नहीं कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। आपको भी एक भी दिन क्लास मिस नहीं करनी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, और जवाब भी आएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1 मई 2025 को किस संगठन ने भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देंगे आप लोग अगर आपको आता है तो। सही जवाब आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि आरबीआई। अब एक फैक्ट है, त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है, और त्रिपिटक का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से, किससे? बौद्ध धर्म से, एग्जाम में पूछेगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो त्रिपिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में इसमें उपदेश और प्रवचन है गौतम बुद्ध के। विनय पिटक में ये मठवासी नियम से संबंधित है, भिक्षुओं के आचार व्यवहार से संबंधित है। और जो अधिधम्म पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या और सिद्धांत शामिल है। तो ध्यान रखना, इसका संबंध त्रिपिटक का बौद्ध धर्म से है। हाल में ही मिग 21 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना को कब रिटायर कर दिया गया? ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो ये रिटायर किया मेरे भाई 19 सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न, खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष दोनों टीम का खिताब किस देश ने जीता? ये शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी बाजी मारी हमारे प्यारे से भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर क्या है? दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। जीएनपी और एनएनपी के बीच में हमेशा डेप्रिशिएट का अंतर होता है, यानी मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, 2025 एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप के में भारत ने
मतलब भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा दिव्यांशी भौमिक, ऑप्शन नंबर ए। ये क्लास का फिलहाल मेरे भाई अंतिम प्रश्न है, बताइएगा इसका सही जवाब। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो कि 2025 में आयोजित हुए थे, ये कहाँ पर किए गए? शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए कौन कौन इसका आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये इसका आयोजन मेरे भाई थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। एक आध फैक्ट और है क्या? चलो अशोक के एक शिलालेख दे रखे। अशोक के शिलालेख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 8वें शिलालेख में क्या है? धम्म यात्रा का आयोजन। 14वें शिलालेख में धम्म के प्रसार के प्रयास। और 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया। और जो कलिंग युद्ध था मेरे भाई 261 BC में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। इसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है, दया नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वही युद्ध है जिसने अशोक के पूरे जीवन को बदल दिया था, ठीक है। तो ये युद्ध ध्यान रखना। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। चलिए बताइए ईमानदारी से 45 में से आपने कितना स्कोर किया है मेरे भाई? अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स तो करो कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करो जिसका भी पेपर आगामी डेट्स में है मेरे भाई, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि क्लास इसी प्रकार से डेली चले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे 1 घंटे पहले मैंने गणित की क्लास अपलोड की है मैथ की, वो जरूर देख लेना मेरे रीजनिंग और मैथ की, ठीक है। मिलेंगे कल एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।